सीबीआई जांच में जिसके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा तक के साथ भी जोड़े गए। ये गैंग रेलवे के स्क्रैप को चुराकर और कोयले को चुराकर बेचने का काम किया करती थी और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि अतीक उसको छुरा घोंपकर मार देता है। उस रात 15 लोगों ने उस थाने को चारों तरफ से घेर लिया और उस पे गोलीबारी और बमबारी करना शुरू कर दी। और अब अतीक अहमद भी चांद बाबा की शरण में जाता है पुलिस से बचे रहने के लिए। मायावती बोलती है कि वो अतीक के इस राज को खत्म करेगी, जिस वजह से एक दिन के अंदर अतीक के ऊपर 113 से ज्यादा केस फाइल किए जाते हैं। जीत गए तो रम चलेगी, हार गए तो बम चलेगा। देखिए, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शुरुआत से ही गुंडों और बाहुबलियों का गढ़ रहा है, चाहे फिर वो मुख्तार अंसारी हो या विकास दुबे। लेकिन आज की ये जो कहानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के सबसे पहले ऑफिशियल गैंगस्टर अतीक अहमद की, जिसके ऊपर 160 से ज्यादा क्रिमिनल मामले दर्ज थे। सीबीआई जांच में जिसके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा तक के साथ भी जोड़े गए। वो कैसे समाजवादी पार्टी से एमएलए यहाँ तक कि एमपी भी रहा है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसको हम शुरू से शुरू करते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। 60 के दशक का इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाहाबाद में फिरोज शाह अहमद नाम का एक तांगे वाला रहा करता था। स्वभाव से यह तांगे वाला बेहद ही बदतमीज और बेखौफ किस्म का आदमी था, जिस वजह से लोग भी इससे डरा करते थे। 10 अगस्त 1962 में इसके घर पे एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम ये अतीक रखते हैं। खैर, अतीक अहमद अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। इसके अलावा इसका एक छोटा भाई और था, जिसको लोग अशरफ अहमद और खालिद अजीम के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही अतीक का मन कुछ खास पढ़ाई में नहीं था, यहाँ तक कि 17 साल की उम्र तक वो 10वीं में फेल होकर पढ़ाई छोड़ चुका था। यह साल था 1979। इस साल तक इलाहाबाद में तमाम नए कारोबार और राजनीति के दौर की शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआत हो चुकी थी गुंडई और बाहुबलियों की। और अतीक को भी यह दुनिया काफी फैसिनेट किया करती थी, जिस वजह से अतीक ने अपने मोहल्ले चकिया के 17-18 साल के लड़कों को लेकर एक गैंग बनाई और ये गैंग रेलवे के स्क्रैप को चुराकर और कोयले को चुराकर बेचने का काम किया करती थी। उस समय इस सेम धंधे में गुलाम अली नाम का एक और शख्स था, जिसका अतीक के साथ कुछ विवाद होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि अतीक उसको छुरा घोंपकर मार देता है। यहाँ पर अतीक पर सबसे पहला केस लगता है 302 मर्डर का। उस समय पुराने इलाहाबाद में शौक इलाही उर्फ चांद बाबा की गैंग भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। चांद बाबा के पास मसल पावर के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी थी। कहते हैं कि चांद बाबा पॉलिटिशियंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किया करता था और इसके पास में इतनी पावर थी कि पुलिस वाले भी इसके एरिया में जाने से घबराते थे। एक बार जब नवरंग सिंह नाम के एक पुलिस वाले ने चांद बाबा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो चांद बाबा वहां से भागकर तो निकल गया, लेकिन उस रात 15 लोगों ने उस थाने को चारों तरफ से घेर लिया और उस पे गोलीबारी और बमबारी करना शुरू कर दी। चांद बाबा के बम बनाने का स्टाइल भी काफी यूनिक था। ये ऑन द स्पॉट बम बनाकर मारा करते थे, जिस वजह से चांद बाबा को बमबाज भी बुलाया जाता था। खैर, चांद बाबा के चांद बाबा बनने के पीछे भी एक बैक स्टोरी है। चांद बाबा का एक भाई हुआ करता था जिसको कुछ बीमारी थी। किसी शख्स ने बताया कि कोई हकीम है जो कि चांद बाबा के भाई की बीमारी को देख सकता है। चांद बाबा अपने भाई को उस हकीम के पास लेकर जाता है, लेकिन हकीम की झाड़ फूक करने के और दवाई देने के बावजूद भी चांद बाबा के भाई की मौत हो जाती है। इसके बाद चांद बाबा उस हकीम की हत्या करता है और हत्या करता है उस शख्स की और उसके भाई की। ये 3 हत्या करके चांद बाबा जेल चला जाता है और जेल से आने के बाद अपनी ये गैंग बनाता है, जो कि 1980 आते आते काफी बड़ी भी बन चुकी थी। और अब अतीक अहमद भी चांद बाबा की शरण में जाता है पुलिस से बचे रहने के लिए। 1985 आते आते अतीक चांद बाबा का काफी खास बन चुका था और इसी सेम साल में उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार आती है, जिसके बाद सेंटर और स्टेट दोनों में कांग्रेस की सरकार हो जाती है। जिसके बाद साल 1986 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहला गैंगस्टर एक्ट लागू होता है, जो कि लगाया जाता है अतीक अहमद पर। और अब एनएसए के चार्जेस के तहत अतीक को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं और गैंग वॉर के डर से पुलिस वाले अतीक को जेल ना ले जाकर एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जिसके बाद लोगों को लगने लगता है कि शायद अब पुलिस वाले अतीक का एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन तब चांद बाबा अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का सहारा लेता है। दिल्ली से फोन लखनऊ आता है और लखनऊ से उस थाने में, जिसके बाद अतीक को रिहा कर दिया जाता है। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। इस समय तक चांद बाबा म्युनिसिपैलिटी का एक चुनाव भी जीत चुका था, जो कि काफी बारीकी से अतीक अहमद नोटिस कर रहा था
और नोटिस कर रहा था कैसे आपके नेता बनने के बाद पुलिस वाले भी आपको कुछ नहीं कहते, जिस वजह से अतीक अहमद ने भी अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा चांद बाबा के सामने रखी। लेकिन चांद बाबा शायद इस चीज से डरे हुए थे कि दोनों सेम पायदान पर आकर खड़े हो जाएंगे या अतीक उनसे आगे निकल जाएगा, जिस वजह से चांद बाबा ने अतीक को चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद अतीक और चांद बाबा के बीच कुछ मनमुटाव हुआ। अतीक चांद बाबा की गैंग से अलग हो गया और खुद की गैंग बनाई। इसी के साथ साथ अतीक ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला चुनाव भी लड़ा, जहां पर समाजवादी पार्टी से चांद बाबा को सीट मिली थी। वहीं पर दूसरी तरफ अतीक निर्दलीय लड़ता है। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही चांद बाबा को इस बात की भनक लग चुकी थी कि शायद अतीक इन चुनाव को जीत सकता है, जिस वजह से चांद बाबा अतीक के मर्डर का प्लान करते हैं। और ये बात कैसे ना कैसे अतीक की गैंग के कानों तक जा पहुंचती है, जिसके बाद अतीक की गैंग भी कुछ प्लान करती है और इस प्लान के तहत चांद बाबा की गैंग और चांद बाबा के कानों तक खबर पहुंचाई जाती है कि अतीक और उसकी गैंग एक ढाबे के अंदर है। उस ढाबे में चांद बाबा अपनी गैंग के साथ पहुंचते हैं और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती है, जिसमें चांद बाबा को गोली लगती है और चांद बाबा की मौत हो जाती है। इस घटना के 3 दिन बाद चुनाव के नतीजे भी आते हैं, जिसमें अतीक जीत जाता है। अब अतीक अहमद एक विधायक बन चुका था और विधायक बनने के बाद अतीक ने अपने एक्सटोर्शन यानी वसूली के धंधे को काफी बढ़ा दिया था। इसके अलावा जिस रेलवे स्क्रैप को अतीक और उसकी गैंग चुराया करती थी, अतीक उसका टेंडर भरने लगा था। इसके बाद 1991 और 1993 के चुनाव भी अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम की सीट से काफी आसानी से जीत जाता है, क्योंकि इस समय अतीक के खिलाफ खड़े होने की कोई भी हिम्मत नहीं रखता था। इसके अलावा 1995 में गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आता है। क्या था 1995 का गेस्ट हाउस कांड? उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और मायावती इस गठबंधन से खुश नहीं थी, जिस कारण से इस गठबंधन को तोड़ने के लिए एक गेस्ट हाउस में मायावती ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी हुई थी और अतीक अहमद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर उस गेस्ट हाउस में पहुंचता है और उनके कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट करता है, जिस वजह से मायावती को कमरे में बंद भी रहना पड़ा था। इसके बाद 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अतीक को टिकट देते हैं और ये चुनाव भी अतीक काफी आसानी से जीत जाता है और फिर से विधायक बन जाता है। इसके बाद अतीक लोगों के घरों पर भी कब्जा करना शुरू कर देता है, दुकानों पर और जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर देता है। इसी साल 1996 में ही अशोक साहू नाम के एक व्यापारी की भी हत्या हुई थी, जो कि अतीक के छोटे भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम ने की थी। लेकिन जब यह हत्या हुई थी, खालिद अजीम जेल में था। यह हत्या करवाने के लिए अतीक अहमद ने अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का सहारा लिया था। अपने छोटे भाई की जगह किसी और बहरूपिया को जेल के अंदर बैठाया था, ताकि सबको यह लगे कि यह हत्या खालिद अजीम ने नहीं बल्कि किसी और ने की है। इसके बाद 1999 के चुनाव अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से न लड़के अपना दल से लड़ता है, क्योंकि अपना दल अतीक से वादा करता है कि उसको पूरे स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और ये चुनाव भी बड़ी आसानी से अतीक जीत जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता। अब साल 2002 में उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार आती है। मायावती बोलती है कि वो अतीक के इस राज को खत्म करेगी, जिस वजह से एक दिन के अंदर अतीक के ऊपर 113 से ज्यादा केस फाइल किए जाते हैं। इन केसेस की वजह से कभी अतीक को जेल में तो कभी पेशी पर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अतीक की पेशी थी, तो अतीक के पास एक बम धमाका होता है, जिसमें अतीक को तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पुलिस वाले जरूर घायल होते हैं। इस बम धमाके का आरोप अतीक अहमद, पुलिस इंस्पेक्टर लालजी शुक्ला और मायावती पर लगाता है। मगर इस मामले की जब तफ्तीश होती है तो 1 लाख नाम का एक व्यक्ति सामने आकर कोर्ट को बयान देता है कि ये हमला खुद अतीक अहमद और उसके भाई ने कराया था, ताकि वो इससे अपनी राजनीति चमका सके। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर लालजी शुक्ला भी मीडिया में बयान देते हैं कि अगर वो इस हमले को करवाते तो उसमें अतीक बचता नहीं। अब साल 2004 के भी चुनाव आ चुके थे। अब तक अतीक 5 बार विधायक बन चुका था, तो इस साल अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से फूलपुर सीट से सांसद की टिकट मिलती है। यह फूलपुर सीट कोई आम सीट नहीं थी, बल्कि इस सीट ने भारत देश को 2 प्रधानमंत्री दे रखे थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह, और अतीक यहां से भी चुनाव जीतकर सांसद बन जाता है। अब सांसद बनने के बाद अतीक अहमद को विधायक की सीट छोड़नी पड़ती है, लेकिन अतीक कभी नहीं चाहता था कि वो इलाहाबाद पश्चिम की सीट छोड़े, जिस वजह से उस सीट पर वो अशरफ अपने छोटे भाई को खड़ा करता है और उसके खिलाफ खड़ा होता है बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल। और ये राजू पाल भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि इसको हिस्ट्री चीटर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये पहले अतीक की ही गैंग में काम किया करता था, मगर बाद में इसने अलग होकर खुद की गैंग बना ली थी। राजू पाल ने इन चुनावों में नारा लगाया कि जीत गए तो रम चलेगी, हार गए तो बम चलेगा, जिससे अतीक ट्रिगर हो गया और एंड में राजू पाल ये चुनाव भी जीत जाता है, जिस वजह से अतीक के गुस्से का पहाड़ टूट पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद से राजू पाल पर एक के बाद एक हमले होते हैं, जिनमें राजू पाल बच तो जाता है, लेकिन फिर आता है 25 जनवरी,
26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन पहले 25 जनवरी को राजूपाल अपने पूरे काफिले के साथ अपने गांव जा रहा था, जब अतीक की अहमद राजूपाल के पूरे काफिले के ऊपर गोलीबारी करती है, जिसमें राजूपाल को 19 गोलियां लगती है। और जब राजूपाल को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर 4-4 पुलिस थाने थे, और इस पूरे 5 किलोमीटर के एरिया में अतीक की गैंग ने राजूपाल पर और भी काफी गोलियां चलाई। लेकिन तब किसी भी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अतीक को कुछ बोल सके या इस गोलीबारी को बंद करा सके। इसके बाद सेम सीट पर बायपोलर इलेक्शंस होते हैं। अतीक अपने छोटे भाई अशरफ को खड़ा करता है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी राजूपाल की 9 दिन की विधवा पूजा पाल को खड़ी करती है। मगर इस बार अशरफ इस चुनाव को जीत जाता है। मगर अब भले ही इलाहाबाद में बीएसपी ना जीत पाई हो, लेकिन स्टेट में बीएसपी जीतती है। मायावती की सरकार दोबारा प्रदेश में आती है और इसके बाद अतीक के बुरे दिन चालू हो जाते हैं। अब तक समाजवादी पार्टी भी राजूपाल की हत्या के जुर्म में अतीक को अपनी पार्टी से निकाल चुकी थी, लेकिन अतीक अभी भी सांसद था। मायावती ने प्रदेश में आते ही इंटरस्टेट 007 जो कि अतीक की गैंग थी, इसके खिलाफ चार्टर बनवाया, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज थे, और अतीक को फरार बताया गया और अतीक के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। फिर दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा के एक फ्लैट से अतीक को गिरफ्तार किया और यूपी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद अतीक को यूपी की ही जेल में रखा गया। लेकिन अब साल 2008 में अमेरिका और इंडिया के बीच में एक न्यूक्लियर डील होने वाली थी, जिस डील पर साइन करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ सांसद कम पड़ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से मदद मांगी और मुलायम सिंह यादव ने भी 12 सांसदों को भेजा इस डील पर साइन करने के लिए, जिसमें से एक अतीक भी था। अतीक उस समय पर वैसे तो जेल में था, लेकिन खासकर उसको इसी चीज के लिए बेल मिली थी जेल से, ताकि वो इस न्यूक्लियर डील पर साइन कर सके। ये देखना अपने आप में ही काफी ज्यादा आयरॉनिकल हो जाता है कि कैसे एक अपराधी जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज है, वो कैसे न्यूक्लियर डील पर साइन कर रहा है। खैर, उस समय अतीक ने इस न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में साइन किया था और इस न्यूक्लियर डील के लिए बीजेपी और अतीक सेम ही पाले में थे। लेकिन अतीक की इस हरकत की वजह से मुलायम सिंह अतीक से काफी नाराज हो जाते हैं और अतीक को फिर से पार्टी से निकाल देते हैं। इसके बाद अतीक निर्दलीय फिर चुनाव लड़ता है, लेकिन जीत नहीं पाता। यहाँ पर मुझे 2012 का एक वाकयात भी याद आता है कि कैसे चुनाव लड़ने के लिए जेल से ही अर्जी डाली थी अतीक अहमद ने, जिसपे 10 से ज्यादा जजों ने साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि अतीक का खौफ उनके मन में कुछ इतना था। 11वें जज ने अनुमति दी थी साइन करके, जिसके बाद अतीक ने फिर से चुनाव लड़े, लेकिन फिर जीत नहीं पाया। मगर इन 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जिसमें अखिलेश यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद दोबारा से अतीक बेखौफ हो गया और लोगों के जमीनों पर, घरों पर और दुकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस समय इलाहाबाद की सिविल लाइंस की आधी से ज्यादा जमीन पर अतीक ने खुद का कब्जा जमा लिया था। ऐसे करके अतीक ने 11,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अपने पास जमा कर ली थी। हर थाने में अतीक का हफ्ता चला करता था। अतीक के केस में कोई गवाह नहीं मिला करता था। अगर कोई गवाह मिलता तो वो गवाही नहीं देता, और गवाही देता तो वो अपना बयान बदल लेता, और अगर बयान ना बदलता तो उसकी हत्या हो जाती। खैर, बाद में हुई सीबीआई जांच में तो ये तक भी पता चला कि अतीक के संबंध सीबीआई और एलईटी यानी लश्कर ए तैयबा तक के साथ भी थे, जिनसे ये हथियारों की डीलिंग किया करता था। अतीक ने 2017 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर भी अतीक को भारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में आई बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकर बोला कि वो इन सभी गैंगस्टर्स के ऊपर शिकंज कसेंगे, जिसके बाद अतीक के ऊपर पुलिस वालों का शिकंजा काफी टाइट हो गया। साल 2018 में मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी ने एक कंप्लेंट फाइल की पुलिस के पास, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसको लखनऊ से अगवा करके देवरिया जेल के अंदर ले जाया गया और वहां पर जेल के कर्मचारियों के साथ मिलकर अतीक और उसके गुर्गों ने उसकी पिटाई की और उसको फोर्स किया गया उसके कंपनी के पेपर्स पे साइन करके उस कंपनी को अतीक के नाम करने के लिए। यहाँ पर सरकार को लगने लगा कि अतीक अगर यूपी में रहेगा तो उसका ये कारनामे ऐसे ही चलते रहेंगे, जिस वजह से उसकी जेल को गुजरात के साबरमती में ट्रांसफर कर दिया गया। अतीक अहमद ने साल 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर भी काफी बुरी हार मिली। इसी साल कोर्ट अतीक के एक केस के ऊपर भी फैसला सुनाती है, जो कि उमेश पाल, जो कि राजूपाल का कजन था, इसने अतीक के ऊपर डाला था साल 2006 में। ये केस राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ था और उमेश पाल इसका एक आई विटनेस था, और ये 150 में से एक लौता केस था अभी तक जिसमें अतीक को सजा दी गई। मगर अब साल 2023 में अतीक अहमद ने उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि कैसे अतीक का बेटा उसकी हत्या करता है। इसके बाद राजूपाल की वाइफ पूजा पाल उमेश पाल के हत्याकांड के मामले में 27 लोगों के खिलाफ FIR रेज करती है, जिसमें अतीक अहमद,
उसके भाई अशरफ और उसके बेटे अशद का नाम भी शामिल था। पुलिस वाले अतीक के बेटे अशद को एक इनकाउंटर में मार देते हैं, जिसके बाद अतीक को भी साबरमती जेल से वापस प्रयागराज लेकर आया जाता है, लेकिन उसके फ्यूनरल पर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन अब 15 अप्रैल 2023 में रात के लगभग 10:30 बजे अतीक और उसके भाई को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तब न्यूज रिपोर्टर के भेष में आए 3 बहरूपियों ने अतीक और उसके भाई की गोली मार के हत्या कर दी। नहीं ले गए तो नहीं गए। ये बात ये है कि जो मुस्लिम और खुद सरेंडर कर दिया। उस समय ये सभी चीजें टीवी पर लाइव चल रही थी। इन तीनों के नाम कुछ इस तरह हैं: अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी। ये तीनों आपस में कभी पहले मिले नहीं थे, सब अलग अलग शहर से थे। सिर्फ लवलेश और सनी एक बार मिले थे बांदा जेल के अंदर। इसके बाद इनका कोई कांटेक्ट आपस में नहीं था। ऊपर से ये तीनों लोग काफी गरीब घर से भी थे। इसके बावजूद भी इनके पास से बरामद होती है टर्की मेड जिगाना पिस्तौल, जो कि 7 से 8 लाख रुपए की आती है। तो ये इनके पास कहां से आई? ऊपर से इन लोगों को कैसे पता चला कि अतीक और उसके भाई को टाइम चेंज करके 10:30 बजे अब मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा? और जब इन तीनों का आपस में कोई कांटेक्ट था ही नहीं, तो ये लोग दिल्ली में मिले कैसे और कैसे इन्होंने प्लानिंग करके प्रयागराज की तरफ आए? पूछे जाने के लिए सवाल तो काफी सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन इन लोगों ने तो खैर ये बताया था कि ये लोग प्रदेश में अपना नाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए इनको किसी बड़े आदमी का मर्डर करना था, जिस वजह से इन्होंने अतीक और उसके भाई का मर्डर किया। अगर अब आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो कमेंट सेक्शन पे स्वाइप करके इस वीडियो को हाइप कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं बड़ी जल्दी फिर आपसे मिलूंगा किसी दूसरी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।